Welcome back everyone and good morning to all of you friends. Standard 12th and our subject that is economics in English medium. And now we will go on for the chapter number 8 that is the agriculture sector. और सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं उनके बारे में अगर सोच लेती एक बार द फर्स्ट वन दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर देन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया यानी कि इंडिया में क्या सिचुएशन एग्रीकल्चर सेक्टर की जो हमने दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और इस लेक्चर में जो थर्ड टॉपिक है दैट इज द कोजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर जो हम आज के लेक्चर में यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो प्लीज फ्रेंड कम ऑन पेज नंबर ओके तो आप जो 8.3 का जो पॉइंट है दैट इज द कोजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी क्या है लो लो यानी कि प्रोडक्शन का क्या हो रहा है लोअर प्रोडक्शन हो रहा है तो उनके क्या क्या कोजिस है उस कोजिस को हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे चलते हैं यहाँ पे तो इंडिया इज अ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशंस देन ऑल्सो इट इज अ मैनी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि फ्रेंड हमारा जो देश है हमारा इंडिया है जो एग्रीकल्चर कंट्री है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन है और हम ज़्यादा प्रॉब्लम भी एग्रीकल्चर सेक्टर में फेस कर रहे हैं वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी कि एक यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए वो क्या है कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है लो है यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इन रियलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर और इनकम पर हेक्टर आर बीइंग मेजर्स यानी कि फ्रेंड हम यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर मेजर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें कैसे कौन से टर्म्स में मेजर करनी है यानी कि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर तो फ्रेंड आपको याद रखना है प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर और दूसरा वर्ड हम ले सकते हैं कि इनकम पर हेक्टर यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर और इनकम पर हेक्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो एज अ कंपेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आर मेजर एज अ फॉलोज तो फ्रेंड यहाँ पे तीन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर सेकंड वन दैट इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड थर्ड वन दैट इज द अदर फैक्टर्स तो इन तीनों फैक्टर के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की वजह से जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में है वो लो हो रही है सेकंड वन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड थर्ड वन दैट इज द अदर फैक्टर सो नाउ द फर्स्ट वन दैट इज द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के अंदर अगर हम देखने जाए तो आप देख सकते हो फर्स्ट वन दैट इज द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम and the second one that is the agriculture finance and third one that is the agriculture marketing fourth one that is the rural social structure उनके बाद जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है और अदर फैक्टर तो आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर ओके फ्रेंड सो प्लीज फ्रेंड कम ऑन पेज नंबर 96 फॉर द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर the influence of those farmers who work in an institution and are felt in a physical social economic and legal factors are institutional factors such a factor are negative in india due to that agriculture development is very low or very least level यानी कि फ्रेंड अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया जो फार्मर से जो वर्क करते हैं इंस्टीट्यूशन के साथ यानी कि वो लोग इंस्टीट्यूशन जो इनके इन्फ्लुएंस उसका वर्क रहता है and are felt in a physical social economic and legal factors are institutional factor and such a factors are negative in india due to that agriculture development is very low
तो फ्रेंड यहाँ पे जो अलग अलग रीज़न है कि क्यों यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम रहती है। देयरफॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग सीन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी हमें दिख रही है। जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम आर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम implemented by Britisher and facility of agriculture finance, agriculture marketing system, land ownership system are included in institutional factors। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें ज़्यादातर जो ये तीनों यहाँ पे सिस्टम है, दैट इज द फर्स्ट वन, जमींदारी, मालवारी एंड रैयतवारी सिस्टम, इन तीनों सिस्टम के बारे में हमें कुछ समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जमींदारी सिस्टम, यानी कि इन तीनों सिस्टम में ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं है, जमींदारी हो या मालवारी हो या तो रैयतवारी। यानी कि इन तीनों जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट हियर। समझो ए नाम का कोई फार्मर है और बी नाम का समझो कि लैंड का ओनर है। देखो आपको दोनों अलग अलग रखने हैं। ए इज द फार्मर एंड बी इज द ओनर ऑफ लैंड। अब समझते हैं यहाँ पे जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी सिस्टम। अब समझो कि बी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो खुद तो सभी ज़मीन पे खेती करने वाला है नहीं, यानी कि वो जो अपनी ये ज़मीन है वो किसको दे रहा है। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो बी जो यहाँ पे पर्सन है वो अपनी जो लैंड है वो ए पर्सन को दे रहा है ऑन रेंट। तो ये जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो फार्म है उनके ऊपर वो क्या करेगा यहाँ पे, जो अपनी किसानी करेगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए पर्सन कि जो बी यानी कि जो ओनर ऑफ लैंड है उनको रेंट पे करेगा। अब समझ लो फ्रेंड कि ए के पास जो भी जमीन है उनसे ज़्यादा अगर रेंट हो रहा है तो मैं भी जो ए यो एग्रीकल्चर का जो फार्मर है वो कैपेबल नहीं होगा फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, यानी कि रेंट का वो पेमेंट नहीं कर सकेगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे उनका कोई समझो कि प्रोडक्टिविटी नहीं एग्रीकल्चर में, तो उससे जो उनकी इनकम होगी वो क्या होती जाएगी, कम। जो ये यहाँ पे पूरी की पूरी सिस्टम कौन लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, दैट इज द ब्रिटिशर्स। एंड फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, लैंड ओनरशिप सिस्टम आर इंक्लूडेड इन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड दिस इंस्टीट्यूशनल फैक्टर रिमेन्स रेजिस्टेंट और नेगेटिव। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है उनकी वजह से जो नेगेटिव ग्रोथ रेट रहता है एंड ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिमेन लो। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का जो यहाँ पे इंट्रो पेरा की जो हमने कंप्लीट कर लिया, और मैं आपको यहाँ पे फिर से मे बी ये क्या तो 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज सो फ्रेंड प्लीज रीड इट विद इन 1.5 मिनट। सो कंटिन्यू इट। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों लो रहती है उनका जो यहाँ पे फर्स्ट रीजन है, आप देख सकते हो, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। तो समझते हैं यहाँ पे हम लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को। 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो हमने अभी भी देखा, जमींदारी सिस्टम, मालवारी और रैयतवारी सिस्टम वेर प्रिवेलेड ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। यानी कि हमारी कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुई तब तक तो ब्रिटिशर लोगों ने जो एस्टैब्लिश की थी तीनों सिस्टम हमारे सामने थी।
tenants of land or landless laborers were cultivating the land under this system. यानी कि फ्रेंड जो टेनेंट्स ऑफ लैंड यानी कि जो खेत के ऊपर जो भी लेबर जो काम कर रहा है उनकी अगर हम बात करें तो जो फार्मर की जो टेनेंट्स है या तो लैंडलेस लेबर यानी कि वैसे लेबर्स की जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे तीनों सिस्टम है उसमें से कोई भी एक सिस्टम के अंडर में वो क्या करेंगे, यहाँ पे कल्टीवेटिंग करेंगे. A large share of crops or just by leaving a subsistence levels of farmer, the entire crop was compulsorily taken by landlords as a rent of land. तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि मैंने आपको बोला था कि ए पर्सन जो लैंड यहाँ पे टेनेंट्स ऑफ लैंडेड है और बी जो ऑनर है यहाँ पे, तो ज्यादातर यहाँ पे जो भी क्रॉप्स है वो किसके पास रहेगी, उनका जो प्रोडक्शन है वो किसके पास रहेगा, कंपल्सरी टेकन बाय लैंडलॉर्ड एज अ रेंट. This was the reason why farmers were not interested in increasing productivity, as they did not make efforts to increase production or they were not ready to implement any innovations. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि रेंट के लिए हमें कोई पैसे फिक्स नहीं चुकाने हैं, बल्कि क्या होगा कि जो ए या बी, अब समझो कि बी जो लैंडलॉर्ड है और ए जो फार्मर है, तो बी की जो जमीन है वो समझो कि उनके ऊपर जो प्रोडक्टिविटी कर रहा है, जो कल्टीवेशन कर रहा है, वो कौन, ए कर रहा है. लेकिन ज्यादातर पार्ट अगर समझो कि जो भी प्रोडक्शन आया, प्रोडक्टिविटी है, उसमें ज्यादातर पार्ट तो कौन ले जा रहा है, बी पर्सन. तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो ए पर्सन यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा फॉर द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर. And so agriculture production remains about stagnant, and as a result agriculture production did not increase as per nation's requirement and did not according to the requirement of the cultivators. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आप सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही है वो क्या होगी यहाँ पे कि हम बोल सकते हैं कि जो इंक्रीज एज पर नेशंस रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स. After independence, to protect tillers and to control rent of land, टिलर्स लैंड एक्ट वॉज पास. तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो यहाँ पे एक एक्ट बना, दैट इज द टिलर्स लैंड एक्ट, एंड बट दिस एक्ट वॉज नॉट completely implemented, and due to that farmer are not exploitation free, and finally productivity of agriculture sector become सीरीज इश्यू. यानी कि फ्रेंड एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते रहे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक दैट इज द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम की जो हमने कंप्लीट किया. तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. सो प्लीज फ्रेंड रीड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम विद इन 2 minutes. सो कंटिन्यू इट. ओके फ्रेंड, जो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे फैक्टर, उसके अंदर जो सेकंड वन दैट इज एग्रीकल्चर फाइनेंस, थर्ड वन दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड रूरल सोशल स्ट्रक्चर की जो हम फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर से इन तीनों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे. तो आज का इस लेक्चर के हम यहाँ पे पूर्णाहुति कर रहे. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर एंड बाय बाय.